नमस्कार दोस्तों। दुनिया की दिल दुखाने की आदत नहीं गई, अपनी भी मुस्कुराने की आदत नहीं गई। कुछ रोशनी से उनको अदावत अजल से है, कुछ अपनी जगमगाने की आदत नहीं गई। ये शेर है और इस शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। निश्चित रूप से कुछ लोगों की आदत जाती ही नहीं, चाहे कितनी अच्छाइयां हो, चाहे कितनी बुराई, वो सुधारना नहीं चाहते, वो समझना नहीं चाहते हैं, वो नब्ज को नहीं देखना चाहते। और कमोबेश आज यही हालत। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर रहे थे, और जब ये शुरुआत कर रहे थे तो वो दावा कर रहे थे कि किस तरीके से इस योजना के तहत गरीबों, वंचितों और न जाने किसको किसको क्या क्या लाभ मिलेगा, और कैसे कैसे वो जो लाभ गिनाते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या बताते हैं। और उनकी जो स्थिति है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के नाम से जो इन्होंने शुरू की, और उसमें कहा कि आज गरीबों, वंचितों, सबके लिए बैंकें भले न गारंटी दे, आज उनकी गारंटी मैं दे रहा हूं, और मेरी गारंटी पर उन्हें इतना ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये जब वो तमाम सारे दावे गिना रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश, जो जहां पर उनकी डबल इंजन की सरकार, वहां मुख्यमंत्री के हाथों जब इस योजना के तहत चेक रिसीव कर रही थी एक नीरू तिवारी नाम की लड़की, तो फफक कर रो पड़ी। और रोने की वजह यह नहीं थी कि वो खुशी के आंसू थे, रोने की वजह यह थी कि जहां आप कहते हैं गारंटी की बात, सब्सिडी की बात और ना जाना किन किन चीजों की बात, तो वहां पर उसे ये 10 लाख का चेक जो उस पर लोन है, वह लोन का चेक तब मिला जब उसे 1.25 लाख रुपए रिश्वत में बैंक को देने पड़े। यह बताता है कि किस तरीके से यह योजना चलाई जा रही है और उसके आधार पर तमाम दावे किए जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी वानगी है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से, उसकी राजधानी लखनऊ से। और यह वानगी है इस बात की कि किस तरीके से बैंकें इस योजना के तहत कुछ भी देने के पहले, और ये तो वो लोग थे जो मॉडल के रूप में फोटो खिंचवाने के लिए बुलाए गए थे, बाकी को तो जो तरीका है वो मिलता रहेगा। इनको फोटो खिंचवानी थी और इनके साथ में वो देना था। इनकी ये दशा है तो फिर आप सोचिए बाकी का क्या हाल होता होगा। जो आप समझ सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। आज जब हम बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, उनकी भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार नरेंद्र मोदी का जश्न के साथ में बर्थडे मना रही है, जन्मदिन मना रही है। जब वो ये जन्मदिन मनाते हैं तब एक सवाल भी है, आपकी खुशियों के दिन मनाए जा रहे हैं। 1 दर्जन सेना के जवान और अफसर हैं जो पिछले सिर्फ 15 दिनों के अंदर इस दुनिया में से बाहर चले गए, रुखसत हो गए, और उनके शहीद होने के कारण आपकी गलत नीतियां हैं, जिनके कारण उन्हें मौत को गले लगाना पड़ा। आपके मुंह से एक शब्द उनको संवेदना का नहीं निकला। आप कभी G20 का जश्न मनाते रहे, और कभी आप जो है G20 के बाद में अपना सम्मान कराते रहे, और फिर कभी कुछ और सभाएं, कुछ राजनीतिक सभाएं, कुछ चुनावी सभाएं, और न जाने क्या क्या करते रहे। और तमाम बातें जब आप करते हैं तब आता है। और आपके जो एक पूर्व से सेनाध्यक्ष हैं और मंत्री हैं, VK सिंह, वो कहते हैं ऐसी छोटी छोटी घटनाएं तो हुआ करती है। 1 दर्जन लोग मर जाते हैं 10 दिनों में, और आप कहते हैं छोटी छोटी घटनाएं हुआ करती। जिसके घर का कोई खोता है
वह उस दर्द को जानता है, उस परिवार की दशा क्या होती है। और मैं यह इस बात इसलिए कह पा रहा हूं कि मेरे पिताजी को 1980 में गोली लगी थी एक मुठभेड़ में, और वो 7 दिनों तक कोमा की पोजीशन पे थे। कानपुर हैलट में एडमिट थे। डॉक्टर ने कहा कि ये बचेगा नहीं। आप सोचिए, मैं छोटा था, सिर्फ इतना ही जानता हूं कि हाँ, इस तरीके से पापा के साथ हुआ। और उसके बाद यदि वो आज जीवित नहीं होते तो शायद मैं आपके साथ बैठ के बात नहीं कर पा रहा हूं। क्या दशा होती, क्या हुआ होता, मैं सोच कर डर जाता हूं। मेरी बहन और मैं 2 ही लोग थे। उसके बाद में जब पिताजी स्वस्थ हुए उसके बाद में 2 भाई और आए। एक परिवार खुशहाल हुआ। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, यदि पिताजी नहीं होते तो हम क्या होते क्या ना होते हमें पता नहीं है। इसलिए मैं उस पीड़ा को समझता हूं। लेकिन जिसने कभी कुछ खोया नहीं है, शहादत नहीं दी है, वो पीड़ा को क्या समझेगा। यह पीड़ा राहुल गांधी समझते हैं, यह पीड़ा प्रियंका गांधी समझती हैं, यह पीड़ा सोनिया गांधी समझती हैं, यह पीड़ा इस देश के लाखों वो लोग समझते हैं जिनके लोग शहीद हुए हैं। यह पीड़ा वह लोग समझते हैं जिनके परिवार के लोगों ने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी है। वो समझते हैं। और आज तो फिर भी तमाम सारी चीजें मिल जाती हैं, तब तो कुछ भी नहीं मिलता। जो दशा थी, मेरी मां एक सीधी सादी गृहिणी थी, वो क्या करती मैं यही सोच के परेशान होता। लेकिन ये तो मैं कहूंगा कि यदि कहीं ईश्वर है तो उसने यह कृपा करी। बहरहाल मैं इसलिए बता रहा हूं, आज हालत क्या है कि जब चुनाव आ गया तो नरेंद्र मोदी के नंबर 2 जो कहलाते हैं, चाणक्य कहलाते हैं, वो अमित शाह पहुंच गए हैदराबाद में आज रैली करने, परेड करने और आजादी दिवस मनाने। क्यों पहुंचे? पिछले 9 साल से आप सत्ता में हैं, 9 साल में आपने क्यों नहीं मनाया? 10वें साल पे ही क्यों मना रहे हैं? और कह रहे हैं कि 75 साल से किसी सरकार ने यह सोचा नहीं कि हैदराबाद का आजादी दिवस मनाया जाए। तो साहब, हैदराबाद की आजादी आपके कारण नहीं हुई, ना आपके लोगों के कारण हुई। हैदराबाद आजाद हुआ, वहां के नवाब ने भारत में विलय किया। कब? जब तत्कालीन भारत सरकार यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार, जिसमें उस समय गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें जो जिम्मा सौंपा गया था, उन सब लोगों ने जो नीति अपनाई, जिस तरीके से एक्शन लिया और सब करके उसे भारत में मिलाया, वह है। तो इसमें आपका योगदान नहीं है। वो 400 दिन जो हुआ, जो चला, उस अभियान को सोचिए। किस स्थिति में बगल में पड़ोसी पाकिस्तान बार बार संयुक्त राष्ट्र जा रहा था, हम गरीब से देश थे, लड़ने की स्थिति में नहीं थे। इंग्लैंड भी हमारा इस मुद्दे पर साथ देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो कह रहा था जो भी जहां जाना चाहता है वो तय कर ले, हमने तो स्वतंत्र छोड़ दिया। तो आप सोचिए ऐसी स्थिति में मिलाना कितना कठिन काम था, लेकिन मिलाया गया, भारत का हिस्सा बनाया। तो सलामी उन लोगों को, उन सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उन पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने यह महान कार्य किया। आप क्या कर रहे हैं? आप उसका चुनावी इस्तेमाल चुनावी वर्ष में आके कर रहे हैं, जब आपकी हालत खराब है। तेलंगाना का भी चुनाव है, देश का भी चुनाव आ गया है, तब आप कहानी बताते हैं। तो यह एक सत्य है। और इसके साथ में एक सत्ता और ये है कि किस तरीके से आज जो यूथ कांग्रेस है, उसे आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाती है, और पूरे देश में यह राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में
बेरोजगारी इस देश के युवाओं का भविष्य बना दी गई है। बेरोजगारी की जो हालत है वो चिंताजनक है और जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक है। रिसर्च फॉर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के डाटा के मुताबिक भारत में 90 करोड़ लोग बेरोजगार, 90 करोड़ युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और उनमें भी हालत ये हो गई है कि 45 दशमलव कुछ यानी राउंड फिगर में 46 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोजना बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ की उम्र निकल गई, कुछ को कुछ और हो गया, कुछ को और परेशान हो गए। अब उन्हें लगता है भविष्य में बस अंधकार के सिवा कुछ नहीं, और वो उस अंधकार में आज जी रहे हैं। तो CMIE के आंकड़े बताते हैं आपकी सच्चाई कि आपने क्या किया है इस देश में, और पिछले 5 सालों में जो आपने हालत की है इस देश की, वो भुखमरी से लेके सब कुछ का कर दिया है। और खुद आज आपने कहा है, आपका ही एक सवाल है आपके ट्विटर हैंडल से, कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम किसने किया? तो साहब, यही इस देश का दुर्भाग्य है कि वो लोग कमा नहीं सकते और आपके 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा रहे हैं, आपके पीछे भाग रहे हैं। उस हालत में तो इतनी जिल्लत से कौन खाता है? जो मजबूर होता है। नहीं तो जिसके पास होता है वो भीख नहीं मांगता है। तो आपने 80 करोड़ भिखारी तैयार कर दिए हैं इस देश में। यह जस्टिफाई करता है उस आंकड़े को जो CMI ने दिए हैं कि यानी 90 करोड़ युवा बेरोजगार हैं इस देश में। इसीलिए बेरोजगारी दिवस मनाया जाता है। और इस तरीके से इसमें भी सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान की महिलाओं को आपने अधिकार नहीं दिया, और जो अधिकार उन्हें मिला था उनका सबसे ज्यादा रोजगार छीना इस दौर में, आपके दौर में। और नतीजा क्या है? हिंदुस्तान की सिर्फ 18% महिलाओं को की भागीदारी है श्रम क्षेत्र में। तो यह भी एक आंकड़ा है, यह भी आंकड़ा है। तो आप भोजन करिए, आप रोजगार को खा रहे हैं, दिन ब दिन खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं जो हालत। और महंगाई की स्थिति आप देखो, जो ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपए का बनता था वो आज 5500 रुपए का बनता है। सोचिए, इसी तरीके से जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी वो 6500 रुपए से अधिक की हो गई। इसके बाद में जो बालू 1500 रुपए का मिलता था आज वो 6000 का मिल रहा है। तो इस तरह से इसी तरीके से आप जिस भी चीज का आप देखेंगे आज हालत ये हो गई। और इस तरीके से, क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट है, इसको गिनाते गिनाते तो पूरा वक्त निकल जाएगा। तो इस हालत में आपने लाके खड़ा कर दिया, और किस हालत में आपने लाके खड़ा कर दिया है यह चिंताजनक है। आपने इस देश को नोटबंदी, GST और सबके जरिए जो बर्बाद किया है, उसके कारण क्या हुआ है? उसके कारण छोटे व्यवसाय बर्बाद हुए, छोटे छोटे कामगार बर्बाद हुए और छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई। और वो स्थिति है। इसके अलावा आपने इस देश के लोकतंत्र का गला घोटा है, आपने इस देश के लोगों का गला घोटा है। आपने अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों और आदिवासियों का हक छीन लिया है। और जब यह छीना, नौकरी नहीं रहेगी तो रिजर्वेशन क्या रहेगा? तो आपने तो नौकरियां खत्म की। और भारत सरकार के विभागों में की ही बात करें, जो एक पीरियड तक पद नहीं भरे जाते हैं, वो कैसे खत्म होते हैं? उसके कारण 2 करोड़ से अधिक पद आपके यहां खत्म हो गए। और इसके बाद में राज्य सरकारों और सबकी जोड़ें तो क्या स्थिति है। नेहरू रोजगार जनरेट करते थे, देते थे, नौकरियां बनाते थे, इंदिरा जी बनाती थी, राजीव जी ने बनाई, जिसके कारण आज IT सेक्टर पूरा खड़ा है। इस देश के करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। आज आपने कुछ बनाया नहीं, बिगाड़ दिया, रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या बन रहा है? कोई ट्रोलर बन रहा है, कोई आपकी भीख पर चल रहा है, कोई कैसे जी रहा है, या नहीं तो अपराधी बन रहा है, बलात्कारी बन रहा है।
या आपके भगवे उसको ओढ़े हुए चंद पैसे आप देते हैं और उसी पे वो लड़ रहा है। तो यह हालत आपने कर दी है। जब यह हालत कर दी हो तो निश्चित रूप से आता है कि क्या होगा। कांग्रेस पार्टी का CWC का अधिवेशन चल रहा है हैदराबाद। उनकी आज रैली होनी थी उसी मैदान में जहां पर आज अमित शाह ने करी, आज तक कभी नहीं करी थी इसके पहले। तो साहब जब कांग्रेस का चल रहा था, उनकी रैली होनी थी, तो इन्होंने कहा नहीं हम तो इसका वो मनाएंगे, राइजिंग डे मनाएंगे और जाने क्या क्या मनाएंगे। तो जब इन्होंने उसकी यह कहा तो उनसे उसका जो उन्होंने अलॉटमेंट का दिया था कि साहब हमें यहां रैली करनी है, वो वहां की पार्टी BRS ने कैंसिल कर दिया। इसीलिए कहा जाता है BRS और भाजपा एक है, और मजबूरन कांग्रेस को दूर कहीं करनी पड़ी, खेतों को लेके करनी पड़ी। उसमें अथाह भीड़ उमड़ रही है, लोग आ रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार ने एक नियम कर दिया कि बसें नहीं आएंगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, यानी रैली फेल हो जाए इसके लिए पूरी कोशिश कर दी। अब आप सोचिए, मोदी की रैली, BRS नेता की रैली, कांग्रेस की रैली को रोकिए, उधर नरेंद्र मोदी की पूरा वादे जुमले सब कुछ। अब इसके बाद में यहां यह किया जाता है, लेकिन कांग्रेस हारी नहीं, उसने कहा करेंगे, फिर भी करें। और CWC की मीटिंग हुई, मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुए वो इस देश के लिए वही जरूरत है। वो कहते हैं सनातन, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम, वो कहते हैं न जाने और क्या क्या, नफरत की बातें। लेकिन कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ? कांग्रेस की मीटिंग में चर्चा हुई कैसे इस देश की महिलाओं को हक दिया जाए। जो राजीव गांधी ने शुरुआत की थी उसे आगे बढ़ाया जाए, इंदिरा गांधी ने जो ताकत दी थी महिलाओं को उसको आगे बढ़ाया जाए, और महिलाओं को कैसे बराबरी का हक दिया जाए, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसकी लड़ाई लड़ेंगे कि भारत के हर युवा के हाथ में रोजगार हो, उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार हो, पकौड़े न तलने पड़े। उसकी यदि योग्यता है तो वो करे जो वो करना चाहता है। तो यह सोच है, इस पर चर्चा हुई, इस पर प्रस्ताव आया, इस पर प्रस्ताव आया कि कैसे गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों सबको अधिकार दिए जाए, उनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं उसके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है, उनको हक दिलाने के लिए बात करनी है। यह हुआ, यह चर्चा हुई कि इस देश की आर्थिक दशा कैसे सुधारी जाए और सुधार करके इस देश को कैसे एक मजबूत इकोनॉमी में खड़ा किया जाए, ना कि फर्जी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की जाए, कर्ज लेके की जाए, बल्कि कैसे हम संतुलित बना। कहा जाता है GDP बढ़ती है तो रोजगार उससे 10 गुना बढ़ता है, लेकिन हिंदुस्तान में उल्टा हो रहा है। यहां कह रहे हैं GDP बढ़ रही है लेकिन रोजगार उससे 20 गुना कम हो रहा है। तो साहब इसका मतलब है आपके आंकड़े झूठे हैं, और यह बात है इसीलिए कि सच्चे आंकड़े हों। जनगणना जो नहीं कराई गई अब तक वो कराई जाए, क्योंकि जनगणना के बिना काम नहीं चलेगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीजों पे बात हुई, सबको समानता की बात हुई, नफरत कैसे खत्म की जाए, भाईचारा कैसे बढ़ाया जाए, और सब मिल करके करें। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार, झूठे मीडिया से मुकाबला कैसे हो, इसके लिए कांग्रेसी जन घर घर जाए, लोगों को सच्चाई बताए, इसका फैसला हुआ। तो यानी लीडरशिप ने अपना काम कर दिया। अब सच्चाई बताने, लोगों तक जाने और इसका काम करने का हम सबका काम है, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस का काम नहीं है। झूठ के कारण ही देश बर्बाद हो रहा है, तो उसे बचाना है तो हम सबको आना पड़ेगा। राहुल गांधी ने किस्सा सुनाया कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने पूछा आपके पास ऑप्शन था, आप कांग्रेस में ही क्यों आए? तब उन्होंने बताया हम इसलिए आए, यह सोच थी इंदिरा जी ने कैसे कैसे वो करने की बात करी थी,
इसलिए हम कांग्रेस में आए और आकर के हमने देखा कांग्रेस में वो पाया। इसलिए धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ मैं लगा रहा और आज नतीजा है कि मैं सबसे सर्वोच्च पद पर हूं। इस देश की मदर ऑफ पॉलिटिक्स जिसे कह सकते हैं, उस कांग्रेस पार्टी के 138 साल की कांग्रेस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं। यही है कांग्रेस, यही है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की इस बात से आप समझ सकते हैं कि कैसे सोच है, चिंतन है हर व्यक्ति के लिए। तो अब हमें चिंता करनी है इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े, गरीब, गुरबे और मध्यम वर्ग के लिए, और उन छोटे व्यापारियों के लिए जिन्हें बर्बाद किया जा रहा है और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सब सौंपा जा रहा है। तो अब सोचिए और करिए, हमारी ड्यूटी है। जय हिंद।